तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से आपके पास एक ऐसा चैप्टर जो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चैप्टर का नाम है आपके पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मेनली हमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं, बट लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें थोड़ा सा फोर्स का आइडिया होना चाहिए, ताकि लॉज ऑफ मोशन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम फोर्स को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, थोड़ा सा डिटेल में जाकर, थोड़ा सा मतलब उतना भी हाई लेवल का नहीं, बट ठीक है, ठीक ठाक थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए फोर्स आपको पहले से पता है, या तो पुल या तो पुश होता है किसी भी बॉडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने डेली टू डेली लाइफ में बहुत सारे काम किए होंगे, वहाँ पे दो ही तरह के काम करेंगे, या तो किसी को धक्का दिया होगा, है ना, पुश किया होगा, या तो किसी को खींचा होगा अपनी तरफ, पुल किया होगा, यही काम करते हो। या फिर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह आप लेकर जाते, नो डाउट वो फोर्स के कैटेगरी में फॉल करता है कि हमने फोर्स वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स जो हमने वो लगाया हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पुल या फिर पुश अपने डेली टू डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे हमने किसी में ब्रीफकेस लिया, सूटकेस लिया, उसको हम क्या कर रहे हैं, पुल करके लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुल करके लेके जा रहे हैं। किसी भी आपने रेडी वाले को देखा होगा, रेडी को क्या करते हैं, धक्का लेकर पुश करके लेकर जाते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे आपने काम देखे होंगे जहाँ पे आप क्या करते हो, पुश करते, जैसे ड्रॉर को खोलना है आपको, तो क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो उसको, है ना। तो और उसी तरह से दुनिया भर के काम ऐसे हैं आपके, जैसे कि आपको पता ही है कि उसमें हम या तो पुल करेंगे या तो पुश करेंगे। लॉन रोलर के बारे में आपने सुना होगा, घास काटने वाली मशीन जो होती है, लेवलिंग करने वाली, है ना, उसको आप क्या करते हो, पुश करते हो, या फिर क्या करते हो, पुल करते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो पुल और पुश है ना, या तो धक्का लगाना या तो उसको खींचना, ये दो ही तरह की चीज़ें हैं जो एक फोर्स को डिफाइन करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी को अगर आप पुश करेंगे या तो पुल करेंगे तो उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। समझ में आई बात, इतनी डन है, ठीक है। तो अब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि जब आपने फोर्स लगाया, है ना, जब आपने फोर्स लगाया, या तो पुश हो या तो पुल हो, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसका क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला है चेंजेस और टेंस टू चेंज फ्रॉम रेस्ट टू मोशन एंड वाइस वर्सा। चलिए यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे एक चीज को, कि हमारे पास चेंजेस या तो चेंज हो ही जाता है या तो टेंस टू चेंज करता है। मतलब हो सकता है जैसे कि अगर आपके पास एक बॉडी है, अभी मेरे पास सिंपल सा एक ये एग्जांपल ले रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों वाला। ये उल्टा कैसे हो गया, इसको तो ऐसे होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे कि ये मेरे पास एक रैपिंग पेपर है मान लीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे करके, ऐसे मैं पुश कर रहा हूँ एक तक ऐसे करके, तो क्या हो गया, ये पिचक गया। तो कहीं ना कहीं इसका जो शेप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। समझ में आ रही नहीं इतनी बात, इसका जो शेप है वो क्या हो गया आपके पास, चेंज हो गया, नो डाउट, ठीक है। अब आगे सुनिएगा बड़े ही प्यार से, मेरे पास एक और है, रिमोट है मेरे पास, जितना मैंने फोर्स उसके ऊपर लगाया ठीक मैं उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगाने जा रहा हूँ ऐसे करके, पुंग, लेकिन इसका शेप क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, या तो ये, या तो जो आप फोर्स लगाओगे या तो वो चेंज कर देगा या तो टेंस टू चेंज, मतलब चेंज करने की कोशिश करेगा। ये तो मैंने शेप साइज की बात कर ली, बट यहाँ पे रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है एक, यहाँ पे चलिए देख लीजिए अच्छे से, मैं यहाँ से इसके ऊपर ऐसे करके पुश कर रहा हूँ, आह, ये यहाँ से अपनी जगह आगे पहुँच गया। इसका मतलब ये है कि जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये अपने पोजीशन को चेंज कर लिया। ये पहले रेस्ट पे था और ये किस में आ गया, फिर मेरे फोर्स लगाते ही मोशन में आ गया। तो रेस्ट से मोशन में आ गया कब, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि वो पहले से ही मोशन में हो, इस तरह से देख लीजिए अच्छे से, इस तरह से पहले से ही मोशन में हो, बट यहाँ से मैंने रोक दिया, मतलब एक तरीके से क्या कर लिया है मैंने, यहाँ पे फोर्स लगा दिया तो ये रुक गया। तो दोनों ही चीज़ हो सकते हैं आपके पास, या तो वो चेंज कर देगा रेस्ट से मोशन को, या फिर वो कोशिश करेगा कि रेस्ट से मोशन में आ जाऊं। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैंने एक एग्जांपल दिया कि रेस्ट से मोशन में आ सकता है या फिर दूसरा चीज, एंड वाइस वर्सा का मतलब यही चीज़ है, उल्टी उसका आप उल्टा काम भी बोल सकते हैं। अगर रेस्ट से मोशन गया तो मोशन से रेस्ट में भी आ सकता है। ये दोनों चीज़ हमने आपको यहाँ पे समझाया। अब मैं आपके पास एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जैसे कि मेरे पास ये दीवार है, इसके पीछे क्या है, मेरे पास दीवार है, अभी समझ लीजिए दीवार है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे करके,
ऐसे करके मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन क्या ये अपने आप को जो रेस्ट पे मोशन में लाया? नहीं लाया। लेकिन हाँ, जो आपने फोर्स लगाया ना, जो आपने फोर्स लगाया, वो फोर्स इसको मोशन में लाने की कोशिश जरूर कर रहा है, कोशिश जरूर कर रहा है। ठीक है, एक ट्रेन है आपके पास, है ना, एक ट्रेन है, आप क्या कर रहे हो, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, वो पहले से मोशन में है, आप उसको क्या कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, बट आप रोक नहीं पा रहे हो। लेकिन आपने जो फोर्स लगाया वो टेंड्स टू चेंज कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है रोकने की, है ना। वो एक अलग की बात है, कम ज्यादा होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो फिलहाल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप फोर्स लगाएंगे तो या तो वो चेंज कर ही देगा, या तो वो चेंज करने की कोशिश करेगा। क्या? रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करेगा, या तो मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए, तो दूसरी चीज़ है चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, नो डाउट, है ना। शेप एंड साइज आपके पास जो फोर्स आप लगाते हैं पुलिंग या फिर पुश का, वो उसका शेप एंड साइज जो है वो चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है अगेन। ठीक है, तो आपको फोर्स का पता चल गया, फोर्स का इफेक्ट पता चल गया। आइए टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। एक होता है आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नो डाउट, जब कॉन्टैक्ट फोर्स होगा तो कौन सा फोर्स होगा, उसमें 100% फिजिकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एंड नॉन कॉन्टैक्ट में आपको फिजिकली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो मेनली हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स को पढ़ने के लिए। तो आइए एक एक करके हम आपको समझाते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स की क्या कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस विच एक्ट ओनली, वो तभी लगता है जब ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब जो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है वो क्या होंगे, एक्चुअली में कॉन्टैक्ट में होने वाले हैं। अगर वो एक्चुअल कॉन्टैक्ट में होंगे तभी उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहने वाले हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला आपके पास फ्रिक्शन फोर्स। देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जैसे आप जमीन पे अभी खड़े हैं, है ना, लेट से, तो आपके पास क्या है, आपके पैर जो भी शूज वगैरह, उसका सरफेस और अर्थ के सरफेस दोनों के बीच में क्या है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आए। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, एक बॉक्स ले लीजिए, आप एक बॉक्स ले लीजिए, उसको ज़मीन पे रख दीजिए और उसको पुल करने की कोशिश कीजिए, यहाँ से ना इसको पुल करने की कोशिश कीजिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात, एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब जब आप इसको फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, जब तक आप फोर्स लगाएंगे ना तभी तक ये मूव करेगा, और जैसे लगाना बंद छोड़ देंगे तो वहीं पे वो रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि अच्छा, जब आप फोर्स लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में एक्चुअल में होता क्या है, आप ना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, फोर्स आप इस डायरेक्शन में लग रहे हो, बट आपका ये जो बॉक्स का सरफेस है वो आपके ये जो अर्थ का सरफेस या फिर जो जिसके ऊपर भी रखा गया है उसका जो सरफेस है, ये दोनों कांटेक्ट में हैं। जब ये दोनों कांटेक्ट में होते हैं तो पीछे के डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा होता है हमेशा, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स का काम ही होता है आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन के फोर्स को अपोज करना, रोकने की कोशिश करना। तो आप इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ठीक आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट वाले डायरेक्शन में एक्ट करने वाला है। इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तो उनके बीच में हमेशा क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो सरफेस टू सरफेस डिफर करता है कि किस पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, यानी रफ होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, स्मूथ सरफेस होगा तो ईजिली आप स्मूथली चले जाएंगे, तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, आपको फ्रिक्शन फोर्स का थोड़ा सा आइडिया हुआ। यहाँ पे आपने देखा कि दो चीज़ों के बीच में कांटेक्ट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। आइए दूसरे की बात करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। एक बॉक्स से मान लीजिए आपके पास है ना, अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, तो मान लीजिए इसका बॉडी का जो मास है वो m है, 2 किलो 4 किलो 5 किलो कुछ तो हो रहा होगा ना, ठीक है ना। तो हमेशा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हमेशा किसी न किसी भी हर एक बॉडी पे एक फोर्स लगता है डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन को हम वेट के नाम से जानते हैं। आगे चल के हम आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में इसके बारे में
डिटेल में बताएंगे मास और वेट के बीच में डिफरेंस, बट फिलहाल आप समझ लीजिए नीचे के डायरेक्शन में हमेशा क्या लगता है, एक वेट लगता है, एंड दैट वेट है ना एक तरीके का क्या है, फोर्स है। और ये जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, एम टाइम्स में जी, है ना। जी के बारे में अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तो नो डाउट ग्रेविटेशन के बारे ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। बट अभी फिलहाल समझ लीजिए जी क्या है, ग्रेविटी है जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, इतना तो आपको पता ही होगा नो डाउट। तो वेट क्या हो गया, एम इंटू में जी, कितना मास है और ग्रेविटी कितने फोर्स से नीचे के डायरेक्शन में खींच रही है, तो एम जी जो हो गया वो नीचे के डायरेक्शन में हमेशा लगती है। बट मैं एम जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है ना, ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक बात बताइएगा, मेरे पास ध्यान सुनिएगा, ये हमारा अर्थ सरफेस था, इसके ऊपर आपने बॉक्स रखा, क्या बॉक्स जमीन के अंदर धंस गया, नहीं, जमीन के ऊपर ही रहा। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है, जितना फोर्स डाउनवर्ड लगा, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा था, डाउनवर्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा था, कौन सा, वेट। ठीक इतना ही फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है, जिसको हम एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के नाम से बोल रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हम इसी को कहते हैं जब इसको बैलेंस कर दिया जाता है इसे। तो नो डाउट इसका सरफेस पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपने पानी में रख दिया तो ये हो सकता है सिंक हो जाए, है ना। आपने सैंड वाले रेतीली वाले एरिया में डाल दिए तो हो सकता है थोड़ा सा वेट के अकॉर्डिंग ही, जितना ज़्यादा वेट लगेगा उतना ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश करेगा। बट जनरली अगर एक हार्ड सरफेस की मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आपने टेबल लिया, वहाँ एक सिंपल सा बॉक्स रखा, वो बॉक्स वहाँ से नीचे नहीं जाता, क्योंकि टेबल पे जितना ये फोर्स लगा रहा है नीचे के डायरेक्शन में, उतना ही टेबल ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये दोनों ही फोर्स इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे 10 न्यूटन का फोर्स इसने लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये दोनों ही फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल हो जाएंगे नो डाउट, डायरेक्शन उल्टी है इसीलिए अपोजिट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया जो है वो मिल गया होगा। नेक्स्ट है टेंशन फोर्स। अगेन आप नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हो इसको, बट नॉर्मल रिएक्शन एक पर्टिकुलर केस में बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग है जिसको बांध रखा है, लटका रखा है, और यहाँ पे एक बॉडी कुछ भी है जिसका मास ना m है, ठीक है ना। तो नो डाउट इस वाले बॉडी पे हमेशा नीचे के डायरेक्शन में एक वेट लगेगा जिसको हम क्या कहेंगे, mg कहेंगे। जैसे कभी हमने वहाँ पे आपको बताया, चाहे सस्पेंडेड हो, नो डाउट है ना, चाहे अकेला ऐसे सस्पेंडेड हो, इस तरीके से ऐसे करके इस सस्पेंडेड हो, या फिर ज़मीन के ऊपर रखो, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम mg बोलेंगे, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बेसिकली वेट, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो चलो यार हमने mg लगा दिया, तो पता है इस वाले फोर्स को भी बैलेंस कर रहा होता ऊपर एक फोर्स, अदरवाइज ये सीधा टूट कर नीचे नहीं गिर जाता। समझ में आ रही है ना। तो ऊपर भी एक फोर्स लग रहा होता है, स्ट्रिंग फोर्स कहते हैं इसको, हमेशा स्ट्रिंग में लगता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। क्या कहते हैं इसको, टेंशन फोर्स, है ना, वो वाला टेंशन नहीं जो आप समझ रहे हो, दिस इज ए काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ऊपर के डायरेक्शन में हमेशा स्ट्रिंग में जो फोर्स लगे, तार में जो फोर्स लगे, है ना, ऊपर के डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स। और वो ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है किसको बैलेंस कर रहा होता है, नीचे के डायरेक्शन में जो वेट लगता है उस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होता है। समझ में आई ना बात, इतनी डन है, ठीक है। चलें आगे, चलिए भाई आगे की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। तो नॉर्मल फोर्स हमने, रिएक्शन फोर्स बता दिया, टेंशन भी हमने बता दिया। नेक्स्ट है फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। ये बताने की तो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। एक बॉडी इधर से जा रही है धड़ाम, एक बॉडी इधर से आ रही है धड़ाम, इन दोनों का हो गया कोलिजन। जब ये दोनों के कोलिजन हो जाते हैं तो ये वाली बॉडी इसके ऊपर इधर फोर्स लगाती है, ये वाली बॉडी इसके ऊपर इधर फोर्स लगाती है। अगर कहीं ना कहीं इन चारों फोर्स को आप बड़े अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सारे फोर्स जो हैं वो कांटेक्ट में रहने के बाद काम कर रहे हैं, है ना, कांटेक्ट में है ये, तभी हम उसकी बात कर पा रहे हैं। तो नो डाउट ये जितने भी फोर्स अभी हमने आपको समझाए उसमें कांटेक्ट के फोर्स में, है ना, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इतनी बात डन है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नो डाउट है ना, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आप लोगों को समझ में आया। अब नॉन कॉन्टैक्ट, तो नॉन कॉन्टैक्ट में नो डाउट यहाँ पे आपके पास कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाली है हमारे पास, कि भैया इसको पकड़ेंगे और खींच देंगे तो हमने फोर्स लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे विदाउट कॉन्टैक्ट, है ना, एक बॉडी यहाँ रहेगी, एक बॉडी यहाँ रहेगी, और इनके बीच में फोर्स लगेगी, बस उसी फोर्स को हम कहते हैं क्या,
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बात आती है सर विदाउट कॉन्टैक्ट कैसे फोर्स लग सकता है? लग सकता है, यस लग सकता है। वही चीज़ डेफिनेशन पढ़ लीजिए इसका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, नो डाउट। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए, पहला आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोगों ने देखा है ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, मास ऑब्जेक्ट, कुछ भी ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली मान लीजिए, तो 100% अगर मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ कुछ हाइट पे, तो अर्थ अपनी तरफ क्या करती है? खींच लेती है। क्या ये दोनों कांटेक्ट में थे तब जाकर खींचा, पकड़ के खींचा है? बिल्कुल भी नहीं। इनके बीच में स्पेस था, इनके बीच में गैप था, ये ना गैप था, स्पेस था बेसिकली, स्पेस कह लीजिए या फिर गैप कह लीजिए। स्पेस में इन्होंने क्या कर दिया? फोर्स लगा दिया। तो अर्थ ने अपनी तरफ जिस फोर्स से नीचे खींचा है उसको हम ग्रेविटी फोर्स के नाम से जानते हैं। उसको हम किस फोर्स के नाम से जानते हैं? ग्रेविटी फोर्स के नाम से जानते हैं, है ना। यूनिवर्स में कहीं पे भी दो बॉडी होते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कहीं पे भी दो बॉडी होते हैं यूनिवर्स में, जैसे ये भी अभी दो बॉडी थे, इनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। एंड नो डाउट जो अगला चैप्टर आपके पास ग्रेविटेशन, उसमें हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका मास अगर 1 kg, इसका 2 kg है, कुछ 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगने वाला है। नो डाउट वहाँ पे हम मैथमेटिकली आपको डिटेल में समझाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, उसके बाद भी इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, सिर्फ आपको अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है, बाकी डिटेल में अगले चैप्टर में। नेक्स्ट है अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, हमेशा लगता है किसी भी दो बॉडी के बीच में, लेकिन वो दोनों बॉडी होनी चाहिए चार्ज्ड, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का दूसरा प्लस का, एक माइनस का दूसरा माइनस का, कुछ इस टाइप से। आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हमारे पास एक पेपर का टुकड़ा रहता है, हम इसको ऐसे बाल में रब करते हैं, जब उसके पास लाते हैं तो वो आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। कॉन्टैक्ट में नहीं लाते, पास में लाते हैं, तो दोनों आपस में चिपक जाते हैं, है ना। या फिर वाटर के पास लेकर जाते हैं तो रिपेल करता है, कॉन्टैक्ट में नहीं आता है वहाँ पे, फिर भी उनके बीच में फोर्स लग रहा था, जबकि उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप, कुछ ना कुछ स्पेस होता ही होता है, राइट। तो 100% यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है और उनके बीच में कॉन्टैक्ट भी नहीं देखने को मिलता, तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी आपको, है ना, हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास एक मैग्नेट होता है ना, आपके पास क्या होता है? एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट इधर एक आयरन नील लाया, तो आप कांटेक्ट में नहीं लाते, थोड़ा सा दूर में रखते, तब भी वो अपनी तरफ क्या कर लेती है? खींच लेती है। कौन? मैग्नेट, है ना। मैग्नेट अब इधर अट्रैक्ट कर लेता है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स भी जो है वो क्या, एक नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है ना, नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है। समझ में आ गई ये बात? इतनी डन है? ठीक है इतनी बात? जस्ट ए सेकेंड, एक को रिप्लाई कर दूं मैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, और कहीं ना कहीं ये टॉपिक खत्म हो गए हैं, बट एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, दैट इज यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स, जो यूनिट्स ऑफ फोर्स होते हैं, पहला तो होता है आपके पास एसआई यूनिट्स, ठीक है, एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है उसको हम कहते हैं न्यूटन। किसको कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? न्यूटन। और कैपिटल एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर आप इसी चीज़ को, न्यूटन को ऐसे लिख सकते हो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हो आप? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई ना बात इतनी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको ऐसा यूनिट, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और सीजीएस यूनिट को क्लियर करवा रखा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले कंसेप्ट को। तो यहाँ पे आपके पास ये जो सीजीएस यूनिट होते हैं उसमें हम इसको डाइन कहते हैं। फोर्स को ना क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइन। शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं है, डाइन ही लिखते हैं हम इसका। और इनके बीच में एक रिलेशन होता है ना, इनके बीच में ना एक रिलेशन होता है, और वो होता है कि 1 न्यूटन की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर 5 डाइन्स के इक्वल होता है। 1 न्यूटन की जो वैल्यू होती है ना, 10 की पावर 5 डाइन्स के इक्वल होता है। जैसे कि आपने बोला कि 1 मीटर लेंथ की यूनिट है और वो एक ऐसा यूनिट है, वहीं सेंटीमीटर आपके पास क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है। तो इनके बीच में भी तो रिलेशन होता है। 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 की पावर 2 बोल दीजिए इसको, नो डाउट। तो ठीक इसी तरह से आपके पास फोर्स के भी दो हैं, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट, और उनके बीच में कुछ इस तरह से आपके पास एक रिलेशन जो है वो देखने को मिलता है। वन मोर यूनिट दैट इज कॉल्ड किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स, और एक होता है ग्राम फोर्स। तो पहले हम किलोग्राम फोर्स बताते हैं आपको, है ना।
तो किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स a body of 1 kg towards it। ठीक है, तो अर्थ अपनी तरफ जो खींचती है 1 किलो बॉडी को, तो जितना फोर्स लगाती है उसी को हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसको, हाँ उसको हम कहते हैं किलोग्राम फोर्स। तो यहाँ से केजी जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कितना केजी लिया हुआ। नो डाउट 1 केजी लिया, तो ऐसे लिखेंगे आप 1 kgf विल बी इक्वल टू, केजी का मतलब हो गया वही 1 केजी, 1 किलो, ठीक है, मल्टीप्लाई में ध्यान समझिएगा 1 केजी। यहाँ पे आपको क्या यूनिट बताया मैंने पीछे, यहाँ पे तो बताया नहीं, यहीं पे बताया था ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ से मैं देख लेता हूँ, हाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर सही बता रखा, मुझे लगा गलत तो नहीं बता दिया। ठीक है चलिए, तो अच्छा ये जो एफ होता है ना, आप एक बात बताइए, ये जो फोर्स होता है वो अर्थ खींच रही है अपनी तरफ, अर्थ क्या कर रही है, नीचे के डायरेक्शन में खींच रही है। तो अर्थ जब भी नीचे के डायरेक्शन में खींचती है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो फोर्स है वो लगाती है हमेशा। आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, नो डाउट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको बता रखा है मैंने, है ना, मोशन इन वन डायमेंशन वाले चैप्टर में कि एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने फोर्स से जो है वो ये नीचे के डायरेक्शन में क्या करती है, खींचती है अर्थ। तो 1 kgf विल बी इक्वल टू, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 ही रहेगा, और ये आ गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको मैंने बता ही दिया कि 9.8 ऐसे ही रहेगा, और ये जो चीज़ है वो नथिंग बट न्यूटन। आप ऊपर जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको यही चीज़ बताया कि या तो आप न्यूटन लिखें या तो आप क्या लिखें, इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखें। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। समझ में आई बात इतनी, है ना, डन है। एक होता है, अच्छा ये अभी मैं ये जो लास्ट के जो 2 बता रहा हूँ ना, 2 अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चौथा वाला है ग्राम फोर्स, है ना, 1 ग्राम फोर्स अभी बताता हूँ। तो टिडिंग टिडिंग, इनको हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स के नाम से जानते हैं। इनको हम किस यूनिट से नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स के नाम से जानते हैं। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स के नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स में आपके पास केजीएफ आ गया, एक आता है जीएफ, है ना, ये केजीएफ मूवी वाली नहीं है और ये जीएफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली भी नहीं है, तो समझ लेना अच्छे से। तो ये ग्राम फोर्स होता है, तो इसमें और इसमें बस इतना ही फर्क है, इसमें 1 केजी था तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, नो डाउट 1 ग्राम के इक्वल होगा। और ये जो चीज़ होगी, ये फोर्स, वो क्या होगा, जी की वैल्यू होगी, और जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। लेकिन ठहरिए, अब की बार यहाँ पे किलोग्राम था तो मीटर पर सेकंड में लिया था ऐसा यूनिट में, बट ये ग्राम में है तो ये सीजीएस यूनिट आता है। केजी का सीजीएस क्या होता है, ग्राम होता है। तो फोर्स का भी, इसको भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, सीजीएस यूनिट में लेनी पड़ेगी। तो सेकंड तो पहले से सीजीएस में, सिर्फ इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो 9.8 इंटू में 1 मीटर के जगह पे 100 सेंटीमीटर, और ये पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे रखेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 980, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप नो डाउट डाइंस में आप लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, डाइंस में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा वो फोर्स हो गया ना, हाँ एक तरीके से फोर्स ही हो गया, तो उतना तो आप लिख ही सकते हैं, तो उसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा डाइंस अभी नहीं लिख सकते आप, यहाँ पे बताता हूँ मैं डाइंस के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी आप पहले ऐसे ही लिख लीजिए एक बार, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डाइंस। तो इसके जगह लिख दीजिए 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये चीज़ तो थी जो ऐसा यूनिट में था, इसको अपने को सीजीएस में लाना है। तो सेकंड जो होता है वो सीजीएस यूनिट भी है, ऐसा यूनिट भी एक ही बात है, बट मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 आएगा, फिर आएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप ऊपर वाली चीज़ों से नोटिस करेंगे, मिलाएंगे, तो केजी की जगह ग्राम आ गया, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ गया, सेकंड की जगह सेकंड आ गया, और ये आपके पास ऐसा यूनिट हो गया, वहीं ये क्या आ गया आपके पास, सीजीएस यूनिट आ गया। जब ऐसा यूनिट था तब आपको इसने न्यूटन लिखा आपने, जब ये आपके पास सीजीएस यूनिट बन जाएगी तो नो डाउट इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम डाइंस लिख देंगे। ये अभी हमने आपको ऊपर में ही बता दिया। सो 1 GF 1 ग्राम फोर्स इज नथिंग बट 980 डाइंस। और 1 ग्राम फोर्स है क्या,
अर्थ 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से नीचे खींचती है दैट इज कॉल्ड 1 ग्राम फोर्स, और अगर 1 किलो के ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है दैट इज कॉल्ड 1 किलोग्राम फोर्स। समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो आपको मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 यूनिट बताए, एक ऐसा यूनिट, एक सीजीएस यूनिट, और तीसरी बताई मैंने आप लोगों को ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल के अंदर 2 यूनिट बताया आपको समझाने के लिए, बड़ी छोटी सी चीज़ है, एक 1 किलो वाला, एक 1 ग्राम वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और शेयर करके सपोर्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।